फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग अल्फाबेट लॉ टेनिशन को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जीआईसी लेक्चर मीन्स की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तक आपकी 11 क्लासेस हो चुकी हैं, ये आपकी 12th क्लास है जो कि हमारी अल्फाबेट लॉ टेनिशन पर रहेगी। इस पर हमारा क्वेश्चन है। होपफुली क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ओके, चलिए चलते हैं क्लास की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए लेट्स स्टार्ट। डिस्कस टेनिसन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है आपको टेनिसन एज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के आपके रिप्रेजेंटेटिव पोएट है हमारे टेनिसन। को इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए। सो अल्फ्रेड लॉ टेनिसन 1809 to 1892 जिनका टाइम ड्यूरेशन है वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोइट्स ऑफ द विक्टोरियन एज। टेनिसन जो है वो विक्टोरियन एज के एक महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। ये यहाँ से स्टार्ट किया आपने। ही बिकेम पोइट लैरोड इन 1850। यहाँ पर आप बताएंगे 1850 में वो पोइट लैरोड बने एंड गेव poetic expressions to the major intellectual, social, religious and emotional conflicts of the 19th century England। पोइट लैरोड बने 1850 में और उन्होंने अपने समय के जो इंटेलेक्चुअल, सोशल, रिलीजियस और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को अपनी पोइट्री में व्यक्त किया है। विक्टोरियन एज में एक तरफ आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड और प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ क्या था, वहाँ रिलीजियस डाउट और सोशल प्रॉब्लम और मॉरल अनसर्टेनिटी भी बढ़ रही थी। तो इसलिए टेनिसन की पोइट्री में हमें दोनों ही पक्ष दिखाई देते हैं। ओके, आपकी टेनिसन ने 19th सेंचुरी इंग्लैंड की आपकी जो उस समय की प्रमुख जो सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक और बौद्धिक संघर्षों की प्रभावशाली हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। इस पोइट्री रिफ्लेक्ट्स बोथ कॉन्फिडेंस एंड एंग्जाइटी ऑफ अ विक्टोरियन एरा। उनकी जो पोइट्री है, आपकी टेनिसन की जो पोइट्री है, इंग्लैंड की परिस्थितियों की स्पष्ट झलक मिलती है। कॉन्फिडेंस, प्रगति और भविष्य के लिए प्रति विश्वास उनका था। एंग्जाइटी, भविष्य, धर्म और जीवन के लिए उनकी चिंता भी यहाँ पर दिखाई देती है। इसी कारण उन्हें विक्टोरियन एज की एक पोइटिक वॉइस कहा जाता है। ओके, तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। टेनिसन पोइट्री प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। पहले आप बताएंगे उनकी पोइट्री में हमें साइंस एंड रिलीजन दोनों पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक थॉट चैलेंज ट्रेडिशनल बिलीफ क्रिएटिंग अ क्राइसिस ऑफ फेथ। तो टेनिसन की पोइट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट विक्टोरियन फीचर है आपका कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन का। तो विक्टोरियन पीरियड में साइंस जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर बताएंगे विकसित हो रहा था। नई साइंटिफिक डिस्कवरीज ने लोगों के पुराने धार्मिक विश्वास को यहाँ पर चुनौती दी थी। इससे एक यहाँ पर प्रश्न होता है, यहाँ पैदा होता है कि क्या साइंटिफिक डिस्कवरीज और रिलीजियस फेथ साथ साथ चल सकते हैं। तो यही समस्या टेनिसन ने आपके इन मेमोरियम में दिखाई है। रैपिडली ग्रोथ हो रही थी साइंटिफिक थॉट एंड चैलेंज, जो कि चैलेंज कर रही थी ट्रेडिशनल बिलीफ्स को, क्रिएटिंग अ क्राइसिस ऑफ फेथ, जो कि एक क्राइसिस पैदा कर रही थी फेथ का। ओके, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज सेंट्रल इन मेमोरियम वेयर पर्सनल बिलीफ डेवलप्स इनटू अ लार्जर स्पिरिचुअल स्ट्रगल। जो टेनिसन, यही समस्या जो है टेनिसन ने इन मेमोरियम में दिखाई है। तो इन मेमोरियम में उन्होंने अपने जो उनके प्रिय मित्र आर्थर हेनरी आलम की मृत्यु के बाद लिखा था। मित्र की मृत्यु से कवि के मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या गॉड वास्तव में मौजूद है? मृत्यु के बाद जीवन क्या जीवन है? क्या मनुष्य अपने प्रिय व्यक्ति के से फिर मिल सकता है? यदि गॉड लविंग है तो सफरिंग और डेथ क्यों है? तो इस तरह से मेमोरियम में उन्होंने डिस्कशन उनका है। इसलिए पोएम में ग्रीफ, डाउट, फेथ का डेवलपमेंट हमें इन मेमोरियम में दिखाई देता है। तो इन मेमोरियम उनकी जो पर्सनल ग्रीफ डेवलप कर रही है, लार्जर स्पिरिचुअल स्ट्रगल को दिखा रही है। ओके, उस फेमस लाइन को आप यहाँ पर लगा देंगे कि देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट कैप्चर द विक्टोरियन अटेम्प्ट टू रिकॉन्सिल अ डाउट विद रिलीजियस बिलीफ। ओके, फिर आप यहाँ पर ये कोटेशन लगा देंगे। मीन्स कवि का कहना है कि ईमानदार डाउट भी फेथ का एक रूप हो सकता है। मीन्स कहने का, यदि हम किसी सत्य को लेकर प्रश्न करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर फेथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्वेश्चनिंग के माध्यम से हम एक डीपर फेथ तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पर आप कोटेशन लगा देंगे। जो उनका डाउट चल रहा है साइंटिफिक एंड रिलीजन के बीच में, तो कोई सत्य को लेकर प्रश्न करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर फेथ उसके नहीं है, बल्कि क्वेश्चनिंग के माध्यम से आप डीपर फेथ तक पहुँच सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप इन मेमोरियम की बात को बताएंगे कि कैसे उनका फेथ दिखा रहे हैं। यहाँ पर डाउट और रिलीजन बिलीफ को कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्होंने इन मेमोरियम में दिखाया।
ओके। एंड फाइनली टेनिशन मूव टूवर्ड्स फेथ इन डिवाइन एंड लव एंड इमॉर्टलिटी। और फाइनली टेनिशन मूव करते हैं फेथ इन डिवाइन एंड लव एंड इमॉर्टलिटी की तरफ। ओके, तो ये जो आपकी लाइन है, देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट एंड डाउट, तो ये जो लाइन है वो आपकी विक्टोरियन यूनिवर्सिटी के उस मानसिक संघर्ष को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है, जिसमें डाउट और फेथ साथ साथ मौजूद हैं। अंततः टेनिशन जो है प्रेम, विश्व, ईश्वर और इमॉर्टलिटी की ओर लौटते हैं। तो इस तरह से करके यहाँ डाउट और उनके डाउट और फेथ का जो कसमकस उस समय विक्टोरियन एरा में कंडीशन चल रही थी, उसको यहाँ पर उन्होंने बखूबी दिखाया है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, ही आल्सो रिप्रेजेंट द विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस, एक्शन एंड एस्पायरेशन। तो जैसे कि आपका विक्टोरियन इज प्रोग्रेस, एक्शन एंड एस्पायरेशन, एक्सप्लोरेशन, एक्शन का भी एक एज था। तो इस भावना को टेनिशन ने अपने कहाँ पर यूलिसिस में दिखाया है। यूलिसिस में बहुत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने दिखाया है। ये तो इन यूलिसिस द स्पीकर रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट टू पैसिव ओल्ड एज एंड डिक्लेयर्स टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। टेनिशन को लिखेंगे तो इस कोट को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। इस कोट को आप लिखिएगा, उनकी हमें विक्टोरियन एज की विचारधारा इससे बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देती है। तो इस कोट को तो आप जरूर याद कर लीजिएगा टेनिशन के पर्पज से। यूलिसिस ने उन्होंने अपनी विक्टोरियन स्पिरिट को प्रोग्रेस, एक्शन एंड एस्पिरेशन के दिखाया है। जो यूलिसिस में आपका यूलिसिस बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो आराम से बैठकर जीवन समाप्त नहीं करना चाहता है। तो इस कोट को आप यहाँ पर लगा के दिखाएंगे कि स्पीकर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट पैसिव ओल्ड एज एंड डिक्लेयर्स। पैसिव ओल्ड एज है तो उसको आराम से बैठकर निराश होकर उसको नहीं एक्सेप्ट करते, वो डिक्लेयर करते टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। मीन्स क्या है, संघर्ष करते रहना, खोजते रहना, प्राप्त करने का प्रयास करते रहना और कभी हार ना मानना। तो इसी तरह इसमें आपने यूलिसिस दिखाया है ना, बूढ़ा हो चुका है यूलिसिस, लेकिन वो आराम से बैठकर जीवन समाप्त नहीं करना चाहता है। तो ये जो है आपका ये विक्टोरियन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। उस समय जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी एंड जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस, एम्पायर बिल्डिंग्स वगैरह हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है। तो इसलिए यूलिसिस की ये भावना जो है नेवर स्टॉप स्ट्राइविंग, तो ये जो है विक्टोरियन एज की एनर्जी और एम्बिशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, दिस रिफ्लेक्ट विक्टोरियन आइडियल प्रिजर्वेंस एंड कॉन्टिन्यूअल प्रोग्रेस। ओके, तो ये जो है विक्टोरियन एज की एनर्जी, एम्बिशन को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रोग्रेस हो रही थी इन सब चीज़ों को, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। Yet the poem also contains an element of anxiety about the limits of human achievements. टेनिशन केवल प्रोग्रेस की ही प्रशंसा लेकिन यहाँ नहीं करते हैं, उनकी पोइट्री में प्रोग्रेस के साथ साथ एंग्जाइटी भी है, दिखाई देती है। क्या है, प्रोग्रेस प्लस होप प्लस अनसर्टेनिटी, यही विक्टोरियन एज का बेसिक कॉन्फ्लिक्ट था। ओके, तो जो उनकी हमें पोएम में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। पोएम आल्सो कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का भी एलिमेंट लिए होती है उनकी पोएम अबाउट द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स, जो ह्यूमन ने अचीव किया है, सफलताओं के बीच में एक उसकी एंग्जाइटी भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पोइट। ओके, में प्रोग्रेस के साथ साथ एंग्जाइटी भी नज़र आती है, दिखाई देते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को भी वो दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, टेनिशन वॉज सेंसिटिव टू सोशल क्वेश्चनिंग ऑफ हिज एज। टेनिशन केवल एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल पोइट नहीं थे, उन्होंने अपने समय के सोशल प्रॉब्लम्स को भी दिखाया है। दिखाते थे कैसे, द प्रिंसेस जो उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इंगेजेस विद द इशू ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड चेंजिंग जेंडर रोल्स। इस पोएम में वुमेन्स एजुकेशन और महिलाओं की बदलती सोशल पोजीशन का प्रश्न उठाया है उन्होंने। उस समय के जो विक्टोरियन पीरियड में महिलाओं की एजुकेशन और राइट्स पर डिबेट बढ़ रही थी, इसलिए द प्रिंसेस कंटेम्प्रेरी विक्टोरियन सोसाइटी की चेंजिंग एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है। द प्रिंसेस में उन्होंने दिखाया है इशू ऑफ वुमेन्स एजुकेशन की और एंड चेंजिंग जेंडर रोल्स, जो चेंजिंग उस समय जो एक डिबेट हो रही थी महिलाओं की एजुकेशन और राइट्स पर, तो उस प्रिंसेस है वो कंटेम्प्रेरी विक्टोरियन सोसाइटी के चेंजिंग एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, व्हाइल लॉक्सले हॉल एक्सप्रेसेस द होप्स एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, जबकि लॉक्सले हॉल जो है इस पोएम में मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रति जैसे आपका होप, एम्बिशन, प्रोग्रेस के साथ साथ फियर, अनसर्टेनिटी, सोशल एंग्जाइटी भी दिखाई देती है। इसलिए टेनिशन विक्टोरियन सोसाइटी के होप्स एंड फियर्स दोनों के कवि थे। लॉक्सले हॉल एक्सप्रेसेस द होप्स, अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, तो लॉक्सले हॉल में उन्होंने एक्सप्रेस किया होप्स, अनसर्टेनिटी को एसोसिएट करके मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रति होप, एम्बिशन और प्रोग्रेस जो बढ़ रहा
साथ आपका इसके साथ साथ फियर, अनसर्टेनिटी एंड सोशल एंग्जाइटी भी दिखाई देती हैं। इसलिए टेनिसन विक्टोरियन सोसाइटी के होप्स एंड फियर्स दोनों के कवि हैं। ओके, अपने एज के सोशल क्वेश्चन के प्रति भी संवेदनशील थे। द प्रिंसेस में वुमेन्स एजुकेशन और चेंजिंग सोशल रोल्स जैसे विषय उठाए गए हैं। लॉक्स के हाल में आधुनिक सभ्यता के प्रति आशा और उससे जुड़ी चिंताओं दोनों को ही पोर्ट्रेट किया है, चित्रित किया है उन्होंने। ओके, तो क्लियर हुआ यहाँ पे आपने उनके वर्क्स के थ्रू दिखाया कि उस समय कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के पर भी क्वेश्चन उठाते हैं वो। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, एट द सेम टाइम टेनिसन फ्रीक्वेंटली टर्न टू द मेडिवल लीजेंड एंड क्लासिकल माइथोलॉजी। ओके, प्रयास के साथ साथ टेनिसन ने मेडिवल लीजेंड्स और क्लासिकल मैथोलॉजी का व्यापक प्रयोग किया है। कैसे किया है, फिर यहाँ पर उनके वर्क को दिखाते हुए बात करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर आपका, टेनिसन केवल मॉडर्न विक्टोरियन सोसाइटी की बात नहीं करते, वे बार बार पास्ट माइथोलॉजी एंड मेडिवल लीजेंड्स की ओर भी जाते हैं, जैसे इडल्स ऑफ द किंग्स uses the Arthurian legend to explore questions of morality, duty, honor and social order. द आइडल्स ऑफ द किंग ऑर्थरियन लीजेंड पर आधारित है। इसमें किंग ऑर्थर और राउंड टेबल की स्टोरीज के माध्यम से टेनिसन ने कई मॉरल एंड सोशल इश्यूज को प्रेजेंट किया है। यहाँ पर उन्होंने इसके थ्रू क्वेश्चन उठाए हैं। किस पर उठाए हैं? मॉर्टैलिटी, ड्यूटी, ऑनर एंड सोशल ऑर्डर का मेडिवल लीजेंड्स को दिखाने का उनका ध्येय, कनेक्शन का क्या है? टेनिसन पास्ट की स्टोरीज को इस्तेमाल करके, यूज़ करके इंटरटेन नहीं करा रहे हैं, अपनी पोइट्री को मनोरंजन करने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, वो मेडिवल वर्ल्ड के माध्यम से विक्टोरियन जो सोसाइटी की जो मॉरल प्रॉब्लम्स उस समय थी उस पर विचार करते हैं, उसको दिखाते हैं, उस पर विचार करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है इनका द लेडी ऑफ सैलॉट। ओके, द लेडी ऑफ सैलॉट की बात करेंगे। सिमिलरली कंबाइंस मेडिवल रोमांसेस विद थीम्स ऑफ आइसोलेशन, आर्ट एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये जो मेडिवल सेटिंग वाली फेमस आपकी एक पोएम है जो आपका द लेडी ऑफ शैलॉट, इसमें टेनिसन ने मेडिवल रोमांस के साथ कई मॉडर्न थीम्स जोड़े हैं। क्या? आइसोलेशन को, आर्ट को, ह्यूमन एक्सपीरियंस, डिज़ायर, रियलिटी, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने जोड़ा है आपकी इस थीम को मेडिवल रोमांसेस के साथ। तो लेडी ऑफ शैलॉट सोसाइटी से अलग एक टावर में रहती है और वास्तविक दुनिया का सीधे देखने के बजाय उसका रिफ्लेक्शन देखती है। तो इसलिए पोएम को केवल मेडिवल स्टोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसमें आर्टिस्ट और सोसाइटी के रिलेशनशिप को भी समझा जा सकता है इस पोएम के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर आइसोलेशन, आर्ट एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस को जो कि बयान कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने इनके वर्क को उठाते हुए बात किया, सारे वर्क को उनको दिखाया कैसे वो विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने वर्क के थ्रू हर एक एरिया से। ओके, फिर नेक्स्ट इनके हम बात करेंगे इनकी पोइट्री क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। हिज पोइट्री इज डिस्टिंग्विश्ड बाय म्यूजिकल क्वालिटी, रिच इमेजरी, इमोशनल इंटेंसिटी एंड टेक्निकल क्राफ्टमैनशिप। ओके, टेनिसन की ग्रेटनेस केवल उनके थीम से नहीं है कि उनकी पोइट्री टेक्निक भी बहुत महत्वपूर्ण है। म्यूजिकल क्वालिटी को दिखाते हैं, उनकी पोइट्री बहुत मेलोडियस है, उनकी लाइंस में रिदम और साउंड का विशेष ध्यान देते हैं, मिलता है हमें। एंड रिच इमेजरी होती है, समुद्र, लैंडस्केप, ह्यूमन इमोशंस की विविड पिक्चर दिखाते हैं। इमोशनल इंटेंसिटी होती है उनकी पोइट्री में, ग्रीफ, लव, डाउट, होप एंड डिस्पेयर जैसे इमोशंस बहुत प्रभावशाली हैं। एंड टेक्निकल क्राफ्टमैनशिप है, लैंग्वेज, रिदम, राइम्स, पोएटिक स्ट्रक्चर के अत्यंत स्किल्ड पोइट थे। ओके, इसलिए टेनिसन को केवल पोइट ऑफ आइडियाज़ नहीं बल्कि पोइट ऑफ म्यूजिकल एंड इमोशन भी माना जाता है। ओके, तो इस तरह से उनकी आप यहाँ पर पोइटिक क्वालिटी को दिखाएंगे। टेनिसन कंटेम्प्रेरी, अब टेनिसन के कंटेम्प्रेरी जो उनकी रिमार्क किया उनके लिए, तो उसकी बात कर लेंगे। टेनिसन के जो समकालीन है उनके कंटेम्प्रेरी, गेराल्डिन ज्यूसबरी ने उनकी कविता की अति सुंदरता के लिए प्रशंसा की है। यहाँ पर आप दिखाएंगे गेराल्डिन ज्यूसबरी ने जो उनके कंटेम्प्रेरी है प्रेस की है इस पोइट्री को, एक्सक्यूजिट ब्यूटी के लिए, उनकी अत्यंत सुंदर और रिफाइंड पोइट्री ब्यूटी के तौर पर उन्होंने प्रशंसा की है। टेनिसन की ब्यूटी में म्यूजिकल, लैंग्वेज, ब्यूटी, फुल इमेजरी, इमोशनल अपील, पॉलिश स्टाइल से है। तो टेनिसन की पोइट्री केवल विचार नहीं देती बल्कि एस्थेटिक प्लेजर भी देती है, तो इन्होंने इस तरह से प्रशंसा की है। एंड टी.एस. एलियट की बात कर लेंगे। टी.एस. एलियट दो क्रिटिकल ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ टेनिसन एक्नॉलेज्ड हिज रिमार्केबल वर्बल एंड म्यूजिकल गिफ्ट, जबकि टी.एस. एलियट ने आलोचना के एस्पेक्ट से टेनिसन के एक्नॉलेज्ड हिज रिमार्केबल वर्बल एंड म्यूजिकल गिफ्ट के तौर पर प्रशंसा की है। एलियट ने फेमसली डिस्क्राइब किया है, लगा देंगे, अ ग्रेट पोइट नॉट अ ग्रेट थिंकर, एक ग्रेट पोइट है जबकि ना कि एक ग्रेट थिंकर। तो कहने का मीन्स है कि एलियट का ये कहते हैं कि टेनिसन की
सबसे बड़ी शक्ति उनकी फिलोसफिकल ओरिजिनलिटी नहीं है बल्कि उनकी पोइटिक एक्सप्रेशन है। मीन्स टेनिसन शायद कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी फिलोसफर या ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, लेकिन वे इमोशंस को व्यक्त करने में, ब्यूटीफुल लैंग्वेज में, म्यूजिकल इफेक्ट में, इमेजरी में, विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को पोइट्री में बदलने में बहुत महान थे। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर इलियड का कोट लगा देंगे। दिस क्रिटिकल डिस्टिंक्शन इज यूजफुल। टेनिसन स्ट्रेंथ लाइज particularly in his ability to transform Victorian emotions and intellectual tensions into memorable poetic expressions। तो यहाँ पर आपने कोट लगाया कि इलियड का ये कहना था कि टेनिसन की सबसे बड़ी शक्ति उनकी फिलोसफिकल ओरिजिनलिटी नहीं है बल्कि उनकी पोएटिक एक्सप्रेशन है। कैसे कि टेनिसन शायद कोई बहुत रेवोल्यूशनरी फिलोसफर या ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, लेकिन वे क्या थे, उन्होंने इमोशंस को व्यक्त करने में, ब्यूटीफुल लैंग्वेज में, म्यूजिकल इफेक्ट में, इमेजरी में, विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को बदलने में, पोएट्री को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत महान थे। ओके, पर टी.एस. एलियट का कहना है कि टेनिसन के अंदर वो स्ट्रेंथ है कि वो एबिलिटी है उनके अंदर कि वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं विक्टोरियन इमोशंस एंड इंटेलेक्चुअल टेंशन इनटू मेमोरेबल पोएटिक एक्सप्रेशन में। सर आपने यहाँ पर दिखाया कैसे रिप्रेजेंटेटिव पोएट है हमारे। फिर लास्ट में कंक्लूजन देकर एंड करते हैं। टीचर इज ट्रूली द पोएटिक वॉइस ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। इस तरह से टेनिसन जो है वास्तव में विक्टोरियन इंग्लैंड के एक काव्यात्मक आवाज़ थे, पोइटिक वॉइस थे। उनकी कविताओं में उस समय का समाज, विचारों और समस्याओं का स्पष्ट हमें झलक मिलती है। इस पोइट्री एम्बॉडीज द एजेस फेथ एंड डाउट, साइंटिफिक प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, सोशल चेंजेस एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी पोइट्री में फेथ एंड डाउट, उस एज के लोगों के धर्म ईश्वर में विश्वास था, लेकिन विज्ञान और तर्क के विकास के कारण धार्मिक विश्वासों पर संदेह बढ़ रहा था। साइंटिफिक प्रोग्रेस जो हो रही थी तेजी से आगे बढ़ रहा था उस समय, और पुराने विश्वासों को चुनौती दे रहा था। टेनिसन की कविताओं में साइंटिफिक एज का हमें प्रभाव देखने को मिलता है उस समय का। स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, लोग यह सोचने लगे थे कि जीवन में ईश्वर और आत्मा का वास्तविक अर्थ क्या है, एंड इन क्वेश्चंस को अपनी कविताओं में दिखाया। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते थे उनकी कविताओं में, व्यक्ति कर्तव्य, नैतिकता, समाज के प्रति जिम्मेदारी पर भी जोर देते हैं। तो इस तरह से हमें बखूबी उनकी विक्टोरियन एज के हर एक एस्पेक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट को हमें उनके वर्क में मिलता है देखने को। मेन पोएटिक वॉइस ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड कहे जाते हैं। टेनिसन पोएट्री इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द विक्टोरियन डिजायर टू कन्फ्रंट अनसर्टेनिटी व्हाइल कंटिन्यूइंग द सर्च फॉर ट्रूथ एंड मीनिंग। तो टेनिसन की जो पोएट्री होती थी केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं करती थी, बल्कि वो विक्टोरियन सोसाइटी और संघर्षों के उनका प्रतिबिंब होता था। और उनका साहित्य आता है कि विक्टोरियन मनुष्य एक परंपरा और धर्म में विश्वास रखना चाहता था, लेकिन जब दूसरी ओर विज्ञान, तर्क और आधुनिक विचार से भी वो प्रभावित था। ओके, तो इस तरह से टेनिसन की कविताएं जो हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के सामने भी ट्रूथ और मीनिंग, सत्य और जीवन के अर्थ की खोज जारी रखती हैं। ओके, thus he remain one of the most representative poet of the Victorian एज। ओके, तो इसी कारण अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को द पोएटिक वॉइस ऑफ द विक्टोरियन इंग्लैंड कहा जाता है। उनकी कविता में विक्टोरियन युग का फेथ, डाउट, प्रोग्रेस, एंग्जाइटी और मॉरल कंसर्न एक साथ दिखाई देता है। इसी कारण उनको विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है। ओके, क्लियर। तो ये था आपका आज टेनिसन पर क्वेश्चन, होपफुली क्लियर हुआ होगा। टेनिसन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, हमने उनके वर्क्स को, उनके कोटेशंस को जो इम्पोर्टेंट है सबको थ्रू बात की, एंड क्रिटिक्स की क्या राय थी उनके लिए, तो ऑल पॉइंट के कवर किए। होपफुली समझ में आया हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इसका आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। ओके, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, तो आपको इसका PDF चाहिए तो मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।